मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में 16वें चैप्टर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है आनंद शंकर माधवन ने। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर झाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर अब भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्रस्तुत लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। यहाँ पर जो है वह लेखक हमें कहते हैं कि प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देना जो है वह परमेश्वर को पाने का एक माध्यम हुआ करता था। लेकिन आज जो है वह स्थिति क्या है, बिल्कुल बदल गई है। और आज शिक्षण कार्य जो है वह तो पेट पालने का एक साधन सा बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति
उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। अब आज की स्थिति में हम देखें तो शिक्षा देना जो है वह परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था, ऐसा जो है पहले के जमाने में होता था। आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षक जो है वह वेतन भोगी हो गए, यानी कि पैसे लेकर जो है वह शिक्षा देते हैं और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। जबकि पहले के समय में हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, उस समय में ना तो गुरु जो है वह कोई पैसा लेता था शिक्षण देने का, और ना ही शिष्य को जो है वह कोई मूल्य चुकाना पड़ता था। लेकिन यूरोपीय संस्कृति की देन है कि आज शिक्षक जो है वेतन भोगी हो गए हैं और विद्यार्थी को पैसे चुकाकर जो है विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। इसीलिए आज शिक्षण कार्य जो है वो पेट पालने का साधन बन गए, यानी कि आज की शिक्षण प्रणाली जो है वह एक व्यवसाय बन गई है। पहले के समय में जो अनुष्ठान था, एक आध्यात्मिक अनुष्ठान जिससे परमेश्वर की प्राप्ति होती थी ऐसा मानते थे, वह जो है आज बदल गया है और वह पेट पालने का एक जो है व्यवसाय के रूप में जो है आज की शिक्षण प्रणाली को हम देखते हैं। पहले के समय में क्या था कि गुरु जो है उन्हें अपना शिष्य जो है वो अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय होता था, लेकिन आज हम यह नहीं देखते। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है जो है हम देखें तो अर्जुन जो है वह द्रोणाचार्य जो है उन्होंने बहुत सारी विद्या जो है वो अर्जुन को सिखाई थी, जो उन्होंने अपने खुद के पुत्र को भी नहीं सिखाई थी। यानी कि यहाँ जो कहा जाता है कि शिष्य जो है वो पुत्र से अधिक प्रिय होता है, यह बिल्कुल सही सार्थक होता है अर्जुन और द्रोणाचार्य के रूप में हम देखें तो। आगे, प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए अमादेर ठाकुर सुपुत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। अब भारत के लोगों को अपने यहाँ की मूल्यवान चीजों का मूल्य तभी समझ में आता है जब विदेशों में उनकी कदर की जाती है। विदेश में जब उनकी कदर होती है तभी यहाँ के लोगों को जो है वह अपनी मूल्य समझ में आता है। भारत में विवेकानंद का स्वागत भी तब भी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने अपना नाम बना लिया था। उसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने पर ही बंगाली लोग जो है सम्मान करने लगे। भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य जो विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ लोकप्रिय हुए। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लगता है। वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मुलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा था। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने कोमुख शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा पहलवान आजकल के शिक्षाक्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया
वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है इसमें, और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा था। तभी एक पत्रकार ने गामा से प्रश्न कहा कि आप दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले अपने अमुक शिष्य से लड़कर तो जीत कर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया और कहा, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा प्रिय शिष्य है। मुझे वह अपने बेटे से भी अधिक प्रिय है। उसमें और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे ज्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। यानी गामा यहाँ कहता है कि हम जो गुरु वंश परंपरावाद में नहीं मानते, लेकिन शिष्य परंपरावाद में मानते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि मैं लड़ा या तो उनका शिष्य लड़ा, दोनों जो है वह एक बराबर है। और प्रभाव और ख्याति के बारे में उन लोगों का मानना है, यानी कि गामा का मानना है कि वह चाहता है कि उनसे भी अधिक ख्याति, अधिक प्रभाव जो है वह उनका शिष्य जो है वह अधिक बने। गुरु से भी उनका शिष्य जो है ज़्यादा प्रभावशाली हो, यह उनका मानना था। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा ये जो पाठ है वह लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का अभ्यास जो है वह हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।